ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो अवलोकन योग्य ब्रह्मांड है, यानी जितना हम देख सकते हैं, वो 93 अरब प्रकाश वर्ष के विशाल विस्तार में फैला हुआ है। इसमें लगभग 2 ट्रिलियन, जी हाँ, 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं मौजूद हैं। और आज जीवित लगभग हर ब्रह्मांड वैज्ञानिक चुपचाप इस बात को स्वीकार करेगा कि ये विशाल विस्तार शायद सब कुछ नहीं है। तो सवाल वास्तव में ये नहीं है कि जिसे हम देख सकते हैं, इन 93 अरब प्रकाश वर्षों के पार कुछ मौजूद है या नहीं। सवाल ये है कि वो आखिर है क्या। और हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों के पास इसके कुछ बहुत ही वास्तविक उत्तर हैं। इनमें से कुछ उत्तर बेहद खूबसूरत हैं, कुछ सच में भयानक हैं और कुछ तो इस सवाल को ही पूरी तरह से बेमानी कर देते हैं। आज हम उन 10 सबसे यथार्थवादी थ्योरीज को डीकोड करेंगे जो बताती हैं कि हमारे देखने की सीमा यानी इस कॉस्मिक होराइजन के पार आखिर क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कैटेगरी की, प्राचीन प्रकाश में विसंगतियां, यानी हमारे ब्रह्मांड के सबसे पुराने प्रकाश में छिपे कुछ अजीबोगरीब सुराग। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, एक्सिस ऑफ ईविल या बुराई की धुरी। और ध्यान रहे, ये कोई रूपक या मजाक नहीं है। भौतिक विज्ञानियों ने इसे असल में यही नाम दिया है। हुआ ये कि 2003 में नासा के WMAP सैटेलाइट ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया। ये बिग बैंग के बाद का सबसे पुराना प्रकाश है, जब ब्रह्मांड सिर्फ 38,000 साल पुराना था। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ये प्रकाश हर दिशा में एक समान, बिल्कुल रैंडम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस नक्शे में जो सबसे बड़े तापमान पैटर्न थे, क्वाड्रुपोल और ऑक्टोपोल, वे न केवल एक दूसरे के साथ अलाइन थे, बल्कि सीधे हमारे सौर मंडल के तल के साथ संरेखित थे। अब कॉस्मोलॉजिकल सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड की कोई पसंदीदा दिशा नहीं है, लेकिन इस डेटा ने बताया कि ब्रह्मांड का एक झुकाव है। जब 2013 में प्लैंक सैटेलाइट ने भी इसकी पुष्टि की, तो मानना पड़ा कि ये कोई गलती नहीं है। अगर अंतरिक्ष की सच में कोई दिशा है, तो उसे किसी ऐसी चीज ने तय किया होगा जो हमारी दृष्टि सीमा के बिल्कुल पार मौजूद है। अब आते हैं नंबर 8 पे, डार्क फ्लो। सितंबर 2008 में नासा के अलेक्जेंडर काशलिंस्की की टीम ने एक पेपर पब्लिश किया। उन्होंने खुद कहा कि हमने कभी ऐसा कुछ खोजने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने देखा कि 700 से अधिक आकाशगंगाओं के समूह एक ही विशिष्ट दिशा में 20 लाख मील प्रति घंटे की अकल्पनीय गति से बह रहे हैं। ये खिंचाव इतना शक्तिशाली है कि इसे हमारे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के भीतर के किसी भी द्रव्यमान द्वारा समझाया ही नहीं जा सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि ब्रह्मांडीय क्षितिज के पार कोई बेहद विशाल संरचना मौजूद है जो इन सबको अपनी ओर खींच रही है। इसी कड़ी में है हमारी थ्योरी नंबर 6, द कॉस्मिक ब्रूज या ब्रह्मांडीय खरोच। ये 2001 के COB सैटेलाइट डेटा में दिखा प्राचीन प्रकाश का एक असामान्य रूप से ठंडा क्षेत्र है। भौतिक विज्ञानी लॉरा मर्सिनी होटन की थ्योरी के अनुसार ये खरोच असल में किसी अन्य ब्रह्मांड के साथ टकराव या क्वांटम एंटेंगलमेंट का निशान है। हालांकि 2022 के डेटा ने इसके सटीक तंत्र पर सवाल उठाए हैं, लेकिन ये विशाल ठंडी जगह आसमान में आज भी निर्विवाद रूप से मौजूद है। ये एक ऐसी खरोच है जिसे हम बस नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलिए अब अपने दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, ज्यामिति और ब्रह्मांडीय विनाश। यहां हम अजीबोगरीब आकारों और कुछ सच में डराने वाले खतरों की बात करेंगे। थ्योरी नंबर 9, सॉकर बॉल यूनिवर्स। अक्टूबर 2003 में पेरिस वेधशाला की एक टीम ने नेचर पत्रिका में एक अजीब प्रस्ताव रखा। उनके अनुसार ब्रह्मांड अनंत नहीं है, बल्कि इसका एक 12 तरफा आकार है, ठीक एक फुटबॉल की तरह। इसे पोंकारे डोडेकाहेड्रल स्पेस कहते हैं। इसमें अगर आप एक दिशा में सीधे उड़ते जाएं, तो आप शीशों की भूल भुलैया की तरह थोड़ा मुड़कर वापस उसी जगह आ जाएंगे। अगर ये मॉडल सही है, तो हमारी सीमा के पार क्या है? उसका उत्तर है हम खुद। हम अपनी ही आकाशगंगा की अरबों साल पुरानी घोस्ट इमेजेस देख रहे होंगे जो वापस हमारी ओर आ रही हैं। इस मॉडल में परे का मतलब बस वापस आना है। आगे है थ्योरी नंबर 7, जो मानक डार्क एनर्जी की तुलना 2003 की फैंटम एनर्जी से करती है। देखिए, स्टैंडर्ड डार्क एनर्जी अंतरिक्ष का विस्तार करती है और स्थिर रहती है, लेकिन रॉबर्ट कैल्डवेल का फैंटम एनर्जी मॉडल कहता है कि ये ऊर्जा समय के साथ असीम रूप से मजबूत होती जाती है। ये ब्रह्मांड को इतनी तेजी से खींचती है कि अंतरिक्ष का कपड़ा खुद ही फटने लगता है, और इसके नतीजे को द बिग रिप कहा जाता है। ये एक भयानक टाइमलाइन है। सब कुछ खत्म होने से 60 मिलियन वर्ष पहले हमारी आकाशगंगा के टुकड़े हो जाएंगे। 2 महीने पहले हमारा सौर मंडल विघटित हो जाएगा। 30 मिनट पहले पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और अंतिम सेकंड के कुछ अंश पहले
परमाणु खुद ही फट जाएंगे। और सबसे डरावनी बात, हमारे क्षितिज के पार जहां फैलाव पहले ही बहुत ज्यादा है, ये प्रक्रिया शायद शुरू भी हो चुकी हो और प्रकाश की गति से हमारी ओर बढ़ रही हो। विनाश की ही बात करें तो थ्योरी नंबर 4 भी कुछ कम नहीं है। 2012 में सर्न में हिग्स बोसॉन की खोज हुई, सबने जश्न मनाया, लेकिन इसका जो द्रव्यमान था 125.18 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसने कई भौतिक विज्ञानियों को खामोश कर दिया, क्योंकि गणित के हिसाब से इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से स्थिर नहीं है, ये एक फॉल्स वैक्यूम यानी झूठे निर्वात में टिका हुआ है। और इसका परिणाम वैक्यूम डिके। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ये झूठा निर्वात बिना किसी चेतावनी के कभी भी सत्य निर्वात में गिर सकता है। सत्य निर्वात का एक अदृश्य बुलबुला प्रकाश की गति से फैलेगा और अपने रास्ते में आने वाले भौतिकी और रसायन विज्ञान के हर नियम को हमेशा के लिए मिटा देगा। जरा सोचिए, ऐसा बुलबुला हमारे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के पार पहले ही बन चुका हो सकता है, जो बिना किसी चेतावनी के हमारी ओर आ रहा हो। चलिए इस भयानक विचार से आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे विषय पर, चक्र, बाउंस और ब्रह्मांड का विकास। थ्योरी नंबर 5। 2010 में भौतिक विज्ञानी निकोडेम पोप्लाउस्की ने एक बहुत ही दिलचस्प विचार रखा। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल के अंदर जो पदार्थ ढहता है वो किसी अनंत बिंदु पर जाकर नष्ट नहीं होता, बल्कि वो अंदर जाकर बाउंस करता है या उछलता है। इस उछाल से ब्लैक होल के अंदर एक बिल्कुल नया ब्रह्मांड पैदा होता है जो पहले वाले से कट चुका होता है। तो इसका सीधा मतलब है कि हमारा अपना ब्रह्मांड, हमारा बिग बैंग, शायद किसी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर का बस एक उछाल है। थियरी नंबर 3 हमें नोबेल विजेता रॉजर पेनरोज के कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी मॉडल की ओर ले जाती है। ये थियरी अनंत कल्पों या एऑन्स की बात करती है, जब एक ब्रह्मांड पूरी तरह से फैलकर और ठंडा होकर द्रव्यमान रहित हो जाता है, जहां सिर्फ फोटॉन और मृत ब्लैक होल्स बचते हैं, तो समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। गणितीय रूप से वह शून्य अवस्था एक नए, गर्म और घने बिग बैंग में बदल जाती है। पेनरोज का यह भी दावा है कि पिछले मृत ब्रह्मांडों के निशान आज भी हमारे प्राचीन प्रकाश में देखे जा सकते हैं। थ्योरी नंबर 2 ली स्मॉलिन का 1992 का डार्विनियन ब्रह्मांड सिद्धांत है। ये थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड भी जीवों की तरह विकसित होते हैं। भौतिकी के नियमों में म्यूटेशन होता है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा ब्लैक होल बना सकें, क्योंकि हर ब्लैक होल एक नए ब्रह्मांड को जन्म देता है। ये थ्योरी बहुत खास थी क्योंकि इसने भौतिकी के बुनियादी नियमों के बारे में विशिष्ट और परीक्षण योग्य भविष्यवाणियां की थीं। लेकिन विज्ञान में जब एक खूबसूरत थ्योरी का सामना कठोर वास्तविकता से होता है तो क्या होता है? स्मॉलिन के इवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क ने भविष्यवाणी की थी कि न्यूट्रॉन तारों का द्रव्यमान हमारे सूर्य के 1.6 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर 2022 में खगोलविदों ने 2.35 सौर द्रव्यमान वाले एक न्यूट्रॉन तारे की खोज कर ली, और बस एक ही झटके में ये बेहद शानदार सिद्धांत एक कठोर अवलोकन से टकराकर टूट गया। विज्ञान ऐसे ही काम करता है। अब हम आते हैं अपने अंतिम विषय पर, द इन्फिनिट बबल मल्टीवर्स, यानी अनंत बुलबुला मल्टीवर्स। और ये है हमारी थ्योरी नंबर 1, जो आज के पेशेवर कॉस्मोलॉजिस्ट्स के बीच सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है, इटर्नल केओटिक इन्फ्लेशन। बिग बैंग के तुरंत बाद जो तीव्र विस्तार हुआ, उसने एक ऐसा मल्टीवर्स बनाया जो खुद को लगातार दोहराता है। ये विस्तार या इन्फ्लेशन हर जगह एक साथ कभी नहीं रुकता। जिन हिस्सों में ये रुक जाता है, वहां हमारे जैसे पॉकेट ब्रह्मांड बन जाते हैं। इनमें से ज्यादातर बुलबुले मृत होते हैं, लेकिन कुछ में अनिवार्य रूप से रसायन विज्ञान, तारे और पर्यवेक्षक पैदा हो जाते हैं। और ये सब अनंत रूप से फैलते हुए अंतरिक्ष द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी वैचारिक समस्या है। पॉल स्टीनहार्ट, जिन्होंने इस मॉडल को बनाने में मदद की थी, उन्होंने ही 20 साल तक इसे खारिज करने की कोशिश की। उनका तर्क बहुत सीधा है। एक सिद्धांत जो अनंत ब्रह्मांडों में हर संभावित परिणाम की भविष्यवाणी करता है, वो वास्तव में कुछ भी नहीं समझाता। अगर सब कुछ संभव है तो उसे गलत कैसे साबित किया जा सकता है? और जो गलत साबित नहीं हो सकता वो विज्ञान नहीं, बस एक कहानी है। और ये हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इन सभी सिद्धांतों के बावजूद हम एक ऐसे गणितीय क्षितिज पर पहुंचते हैं जहां अवलोकन करना भौतिक रूप से असंभव हो जाता है। तो क्या हमारे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की सीमा सिर्फ हमारी तकनीक की सीमा है, या ये स्वयं जानने के अर्थ की सीमा है? क्या हम कभी भी उस क्षितिज के पार का असली सच जान पाएंगे? ये सोचने वाली बात है ना?
आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।